नमस्कार, एम प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश का आम बजट पेश हो चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। अनुराग जी, क्या इस बजट को यादगार बजट कहा जा सकता है और कहा जा सकता है तो क्यों? मैं पहले तो देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बजट को माना भी है, सराहा भी है, चाहा भी है। और निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक बजट इसलिए भी है कि जिस तरह का समय में आज हम जा रहे हैं, वर्षों वर्षों तक किसी ने ऐसी महामारी नहीं देखी। पूरी दुनिया इस कोविड महामारी से त्रस्त है, दुनिया में वैश्विक मंदी है और वहाँ पर अगर कहीं एक किरण कहीं नज़र आती है कि जिसमें कुछ दिखता है तो भारत एक ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आती है जहाँ पे लगता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। और जैसे वी शेप रिकवरी अर्थव्यवस्था की हो रही है और जिस तरह से इस बजट में भी प्रावधान किए गए हैं, निश्चित तौर पर उसका लाभ देश को भी मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था में तेज़ी भी आएगी और इसको ऐतिहासिक बजट कहा जा सकता है। क्योंकि बहुत कम बार ये देखा गया कि बजट देने के 1-1.5 घंटे के अंदर ही सब वर्गों से बड़े सकारात्मक उनका रुख देखने को मिला हो, उनके ट्वीट्स देखने को मिले हों, उन्होंने अपना पक्ष रखा हो और मार्केट में उछाल भी 2200 पॉइंट से ज़्यादा का पहले दिन आया हो और दूसरे दिन भी 1400 पॉइंट का उछाल आया हो। ये अपने आप में वर्षों वर्षों तक नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट को बनाते समय हम सबको कहा था कि आम जनता पर टैक्स का बोझ ना पड़े और आप निवेश की ओर जाएं ताकि देश की अर्थव्यवस्था को हम गति दे सकें और भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकें। तो ये सब बातें पक्ष में रखते हुए हमने लगातार वो कदम उठाए जो देश के हित में थे। पिछले साल भी हमने कर्जा लिया, इस बार भी कर्जा लेना पड़ेगा, लेकिन निवेश ऐसी जगह करने जा रहे हैं जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। 5.5 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च होगा। 34.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा करने वाले हैं, जिसमें 1,18,000 करोड़ रुपया चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो 2,23,000 करोड़ रुपये का बजट है। ये 137% ज़्यादा है। और वरुण जी, इसमें जो एक नई योजना है वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, 64,180 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च करेंगे। फिर 35,000 करोड़ रुपया हमने कोविड वैक्सीन के लिए इसमें रखा है। 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हमने जल जीवन मिशन के लिए किया। 73,000 करोड़ रुपया हमने मनरेगा के लिए किया ताकि गरीब व्यक्ति को दिहाड़ी लगाने को मिले। पीएम किसान योजना में 65,000 करोड़ रुपया रखा है और कुल मिलाकर अब भी हम किसानों को 1,10,000 करोड़ से ज़्यादा दे चुके हैं। और SC/ST वर्ग के लिए भी अलग अलग मंत्रालयों में 51.56% का ज़्यादा बजट रखा है, जो पिछले साल से 51% ज़्यादा, यानी कि दुगना ही लगभग गिन लीजिए कि अगर वैसा हालत है। और यही नहीं, जो विशेष तौर पर सामाजिक न्याय मंत्रालय है उसमें 28% की वृद्धि अलग से की गई। तो इससे कुल मिलाकर पता चलता है अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए जहां एक और आधारभूत ढांचे में निवेश करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, वहीं पर SC/ST हो, महिलाएं हो, किसान हो, नौजवान हो, उनका भी ध्यान विशेष तौर पर मोदी सरकार ने रखा है। जानकारों ने इसे साहसिक बजट बताया है, लेकिन विपक्ष को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा रोड मैप नहीं है। देखिए, मुझे लगता है मोदी सरकार ने 2014 में जब सत्ता में आई तो क्या कहा जाता था यूपीए के टाइम पे भारत को, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज, यानी कि दुनिया की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत था। कांग्रेस के समय, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के समय मोदी जी ने उस भारत की अर्थव्यवस्था को 5 वर्षों में दुनिया की 11वें नंबर से 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। इस महामारी के समय भी हमने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढने हैं और अवसर को ढूंढते हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। अब हमने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है और इस बजट के माध्यम से हम भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे और $5 ट्रिलियन इकॉनमी भी बनाएंगे। हमने कौन से कदम ऐसे उठाए पिछले 1 वर्ष में? देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को हमने कम करके 30% से कम करके 15% किया। कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा उसको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये दुनिया में सबसे कम टैक्स है। हमने इनकम टैक्स लोगों के पिछले 2 सालों में कम किए। वहीं पर ब्याज की दरें कम की ताकि लोग अपने घर बना सके, खरीद सकें।
इसीलिए इतनी तेज़ी जो रियल एस्टेट में आजकल देखने को मिलती है, कारण वो भी है। दूसरा मैं एक और कहना चाहता हूँ, पावर सेक्टर हो, कोल सेक्टर हो, माइनिंग हो, इसमें बड़ी रिफॉर्म्स लाएं कि कैप्टिव माइनिंग को भी हमने अलाउ जैसे करने की बात की है। और उसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान में हो, प्रोडक्शन यहीं पर हो। 110 हमने प्रोडक्ट्स ऐसे तय किए हैं कि वो हिंदुस्तान में ही बनेंगे, उसका बल भी यहाँ पर मिलने वाला है। स्पेस सेक्टर को खोला तो आप गूगल या बाकी सब देखते हैं, इसकी बजाय हिंदुस्तान की कंपनीज क्यों नहीं कर सकती, तो वो भी वहाँ पर हमारे नौजवानों को अवसर मिलेगा। स्टार्टअप्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लेकर बाकी सब सुविधाएं हमने इसमें दी है। और यहाँ तक कि व्यापारी को फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील इनकम टैक्स में हमने करके दी, यानी कि अब आपको अगर कोई डिपार्टमेंट नोटिस भेजता भी है इनकम टैक्स का, तो उस पर आपको जाना नहीं है किसी अधिकारी के पास, ना कोई अधिकारी आपके पास आएगा, आपको अपनी रिप्लाई फाइल करनी, देश के किसी भी अधिकारी के पास वो जा सकती है और कोई इनकम टैक्स का व्यक्ति आपको तंग नहीं कर सकता। दूसरा बड़ा बदलाव हमने इस बजट में किया कि जो 6 साल पुरानी आपकी इनकम टैक्स की जांच खुल जाती थी, अब हमने उसको केवल 3 साल तक सीमित कर दिया है। और किसी की अगर खोलनी भी होगी 10 साल पुरानी भी, तो 50 लाख से ऊपर वाली ही खोल सकते हो, और उसमें भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स की अनुमति के बाद ही होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा अधिकारी इस पूरे रीजन का है उसकी अनुमति के बाद होगा। इससे भी गोरख धंधे जो हैं या जो खराब काम करते थे वो सब बंद हो सकते हैं। ये सारे कदम उस दिशा में है जो ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, उस पर भी तुरंत कस्टम हम लाए, फेसलेस हो, बॉर्डरलेस हो, पेपरलेस हो, वो सब हमने इसमें किया ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ऐसे बहुत सारे कदम हैं, मैं तो लंबा सुना सकता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर ये सारी बातें की गई कि देश की अर्थव्यवस्था को तेजी मिले। एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3.4% ग्रोथ की है, लेकिन इंडस्ट्री और सर्विसेज में गिरावट आई है। अब उसमें तेजी आए, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मध्यम वर्ग जो है सर, कॉमन मैन, उसको क्या मिला? क्योंकि कहीं कोई रिबेट या कुछ ऐसा मिल नहीं पाया, तो उसके लिए कुछ है इसमें? देखिए, अगर आप पिछला 1 वर्ष भी देखें, जिसकी नौकरी जा रही थी, हमने तब भी कहा कि कंपनियों को हम पैसा देंगे। मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग, एमएसएमई सेक्टर के लिए हमने 3 लाख करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से दिलाया। किसी भी एक कंपनी को अपनी जेब से कोई गारंटी नहीं देनी पड़ी, किसी को घर जमीन जायदाद गिरवी नहीं रखना पड़ा। मोदी सरकार की गारंटी पर उनको 3 लाख करोड़ रुपया मिला। 90 लाख से ज़्यादा कंपनियों ने फ़ायदा उठाया। 41% से ज़्यादा जो अकाउंट होल्डर्स थे उन्होंने उसमें से लाभ उठा लिया। इसका 45% लोगों ने। तो ये किसको लाभ मिला? उस छोटे व्यापारी को। फिर जिसकी नौकरी जा रही थी, हमने उसके लिए कहा कि अगर आप इसको रखोगे 15,000 तक की आमदन वाले को, तो 12% एम्प्लॉय का शेयर, 12% एम्प्लॉयर का शेयर, नौकरी देने वाले और करने वाले दोनों को ही हमने वो 12% करके दिया है। सरकार ने जमा ईपीएफओ में उनके। अब हमने कहा जिनकी नौकरी चले गई उनको वापस रखना है, तो सरकार उसका भी पैसा ईपीएफ में 2 साल तक जमा करवाएगी। उद्योगों को लाभ मिला। सबऑर्डिनेट डेट स्कीम हो, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 हो, ये सब हम लाए ताकि एनबीएफसीज को फ़ायदा मिले, छोटे व्यापारियों को फ़ायदा मिले। यहाँ तक कि लोगों की जो इक्विटी ख़त्म हो गई थी, वो इक्विटी भी 75 लाख रुपए तक डालने का काम मोदी सरकार ने करने का किया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं चली जिसमें मध्यम वर्ग को लाभ मिला। जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया था, तो आपको मूलधन और ब्याज दोनों नहीं देने, ना प्रिंसिपल अमाउंट ना इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, दोनों ही आपको 6 महीने तक हमने छूट दे दी। फिर जो कंपाउंडिंग होती थी इंटरेस्ट की, हमने वो भी आपको माफ़ कर दी। इसके अलावा आपकी रीस्ट्रक्चरिंग लोन की हो तो हमने वो भी करनी शुरू कर दी। बैंकों से लोन भी आपको पहले से याद दिलाया। तो कुल मिलाकर समाज के बहुत सारे बड़े वर्ग के लिए हमने वो किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आम बजट पर देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से। विनिवेश को लेकर सरकार निसंकोच बात कर रही है। आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप सब कुछ बेच देना चाहते हैं। देखिए, अगर विपक्ष ईमानदारी से कोई बात करे तो एक देश के सामने आंकड़ा रखना चाहिए जो यूपीए के टाइम पे विनिवेश हुआ। ऐसा नहीं कि उनके सामने नहीं हुआ,
वो कर नहीं पाए। उनकी सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उनकी सरकार के इच्छा शक्ति नहीं थी करने की। हमने स्पष्ट किया है, हमारे 5 साल की तुलना अगर यूपीए के 5 साल से करेंगे तो हमने 5 गुना ज़्यादा उनसे विनिवेश किया होगा। लेकिन पिछला साल कोविड का था तो उस समय उतना कोई नहीं खरीदा। मान लीजिए, आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए, आपके परिवार ने भी पिछले 1 साल में कोई नई खरीदारी नहीं की होगी, या कोई गाड़ी हो, अपना कपड़े हो या ज्वेलरी हो, क्योंकि जिसकी ज़रूरत थी उतना ही खरीदा कि कोविड के टाइम पे क्या करें। इसी तरह से नई कंपनी कौन खरीदने चला जाता। लेकिन अब जैसे तेजी आई है, भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आई, विदेशी पूंजी निवेश भारत में 48 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पहले 7 महीनों में आया, अप्रैल से अक्टूबर तक। ये अपने आप में दिखाता है कि दुनिया का विश्वास भारत में है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मान लीजिए एयर इंडिया है, अगर वो अच्छा नहीं चल रही और आप जैसे लोग अपना इनकम टैक्स पे करते हैं, भारत सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए स्वास्थ्य की सुविधा, सड़क की, शिक्षा की, रेल की या बाकी मूलभूत सुविधाएं जनता को देने के लिए, कि क्या वो पैसा इकट्ठा करके हर साल उन खराब कंपनियों या बैंकों में पैसा डालते जाएं जो अच्छा नहीं कर पा रहे, कई सालों से अच्छा नहीं कर पा रही। अगर सरकार वो नहीं चला पा रही या सरकार के लोग वो नहीं चला पा रहे, अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति चलाते तो क्यों नहीं। आप देखिए, जो यहाँ पर होटल थे पहले सरकार के, वो बेचे, आज वहाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल बने हैं। उन्होंने पहले से 4 गुना ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है, भारत को टैक्स ज़्यादा दिया है और सरकार का 1 रुपया भी नहीं किया। तो सरकार की मंशा ये कि सरकार का काम धंधा करना नहीं है, सरकार का काम फैसिलिटेट करना है। गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सो सरकार फैसिलिटेटर होनी चाहिए कि लोग ज़्यादा व्यापार करें और सरकार को टैक्स पे करें, उस टैक्स से सरकार जनहित की कल्याणकारी योजनाएं चलाए। हम उसी दिशा में लगे हैं और यही सबसे अच्छा निर्णय है कि जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और ज़्यादा से ज़्यादा 4 रखेंगे और नॉन स्ट्रैटेजिक में कोई भी नहीं रखेंगे। यानी कि कॉर्पोरेटाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का वो होना चाहिए, उनकी काम करने की क्षमता बढ़े, जो नहीं कर सकते उनका फिर प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। एक सवाल और उठा सर कि क्या चुनावी राज्यों की ओर दौड़ता हुआ बजट दिखाई दिया है? देखिए, अगर ममता बनर्जी जी इस बात का विरोध करती हैं कि बंगाल को पैसा ज़्यादा क्यों दिया, अगर पी चिदम्बरम जी इस बात का विरोध करते हैं कि तमिलनाडु को पैसा ज़्यादा क्यों दिया, राहुल गांधी जी कहते हैं बंगाल, असम और तमिलनाडु या केरल को पैसा क्यों दिया, तो मैं सोचता हूँ इन नेताओं को थोड़ा सा धैर्य से सोचना चाहिए कि क्या ये लोग बंगाल विरोधी हैं, असम विरोधी हैं, तमिलनाडु विरोधी हैं, केरल विरोधी हैं। अगर कांग्रेस ये कर रही है और तृणमूल कांग्रेस ये कर रही है तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इनके ऊपर खड़ा होता है, डीएमके के ऊपर भी, कि आप लोगों के लिए, आप इन राज्यों के हित में नहीं है। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करती है। हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं, सभी संघीय ढांचे में सभी राज्यों को साथ में लेने का हम काम करते हैं और हमने किया है। एनेक्शर में बाकी राज्यों की भी उस पर उल्लेख होता है। हर साल यही प्रथा होती है कि आप कुछ राज्यों के नाम लेते हैं, बाकियों के इस एनेक्शर में होता है। सर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिस तरह का संतोष अभी दिल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है, क्या ये बजट उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो कंसर्न है, उन्हें एड्रेस कर रहा है? मोदी सरकार पहले दिन से ही किसान हितैषी है। कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय मोदी सरकार ने नाम रखा। क्यों रखा? इसलिए रखा कि किसानों की भलाई करनी थी। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को 6,000 रुपया साल का मिलता है। 1,10,000 करोड़ रुपये हमने दिया, 65,000 करोड़ रुपये का हमने और प्रावधान कर दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लेकर आए, किसान ने 14,000 करोड़ रुपया प्रीमियम दिया, लेकिन फसल बर्बादी पर 70,000 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे के रूप में मिला। हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हमने लागू की, लागत जितनी किसान की आती प्लस 50% मुनाफा, ये हमने कीमत तय कर दी, किसी ने आज तक नहीं की। हमने एमएसपी का मूल्य 43% ज़्यादा बढ़ाया गेहूं और धान के लिए। हमने 65 से 70% मूल्य बढ़ाया दलहन और तिलहन के लिए। गेहूं की खरीद हमने 73% ज़्यादा की, धान की खरीद 114% ज़्यादा की। यूपीए ने 3,75,000 करोड़ दिया था 5 साल में, हमने 8 लाख करोड़ रुपया दिया 5 साल में, यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा मोदी सरकार ने दिया। खरीद भी ज़्यादा की, मूल्य भी ज़्यादा हमने ज़्यादा दिया। किसान के लिए 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की बात हमने पिछले साल जून जुलाई में कही और पिछले 4 महीनों में 2.5 करोड़ किसानों में से 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बन गए।
2 लाख करोड़ रुपया उनको ऋण मिल गया। और इस साल बजट में भी हमने कहा है कि 16.5 लाख करोड़ रुपया सुलभ ऋण किसान को मिलेगा, इससे किसान को लाभ मिलेगा। अब ये सारी बातें हमने की, खरीदारी भी की ज़्यादा, किसान की आय भी बढ़ाई ज़्यादा, ग्रोथ भी ज़्यादा हुई। 2285 किलो पैदा होता था प्रति हेक्टेयर, वो अब 2325 किलो होना शुरू हो गया। कैसे? मोदी सरकार ने खाद भी समय पर दी, बीज भी अच्छा दिया और सिंचाई योजना भी देश भर में पहले से ज़्यादा बढ़ाई। ये मोदी सरकार ने किया है। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएं कि सोलर पावर प्लांट भी लगाएं, वो भी हमने किया। कुसुम योजना में सोलर पंप उनको लगाकर देने शुरू किए। अब मैं योजनाएं गिनाऊंगा तो मैं सारी भारत सरकार की योजनाएं आपको गिना सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए मोदी सरकार किसान हितैषी है। हमने जो एमएसपी खरीद तो बढ़ाई ही बढ़ाई, हमने मंडियों को भी मजबूत करने का काम किया। हमने पिछले साल भी एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो कंपनी है उसके लिए हमने पहले भी पैसे दिए। ई नैम्स योजना हमने शुरू की, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, कि देश का किसान अपने राज्य से देश की किसी मंडी से जुड़ सकता है। 1000 मंडियाँ हमने पिछले साल जोड़ी, 1000 मंडियाँ हम इस साल जोड़ने जा रहे हैं। अगर हम मंडियों को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनको कंप्यूटराइज किया जाए, किसान अपना माल देश के किसी कोने में बेचे, तो ये आरोप ही गलत है कि हम मंडी को ख़त्म करना चाहते हैं। हम तो किसान को अवसर दे रहे हैं कि स्थानीय मंडी में भी बेच, मंडी के बाहर भी बेचना तो भी बेच, पैसा ज़्यादा मिले किसान को जहाँ कमाना है। चलिए सर, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, जॉब क्रिएशन और डिमांड सप्लाई चेन घूम सके ठीक से, आपको इसकी क्या संभावना दिख रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तीनों जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। कृषि हो, इंडस्ट्री हो या हमारा सर्विस का क्षेत्र हो। एग्रीकल्चर में तेज़ी देखी गई, 3.4% की ग्रोथ आई, लेकिन इंडस्ट्री में -9.5 के लगभग अब तक का जो कॉन्ट्रैक्शन देखी गई, कमी देखी गई है, और सर्विसेज में लगभग 3-4% के लगभग कॉन्ट्रैक्शन देखी गई। तो ये क्या होगा, अब जब हम पैसा इतना खर्च करने जा रहे हैं तो उससे क्या होगा? सड़कें बनेंगी, रेलवे लाइन, अस्पताल, बसें खरीदी जाएंगी, स्क्रैपेज पॉलिसी, 20 साल पुरानी आपकी गाड़ी आप बेच के अब नई गाड़ी ले सकते हो, 15 साल पुराना कमर्शियल व्हीकल बेच के स्क्रैपेज में चले जाएगा, आप नई गाड़ी ले सकते हो। ऐसी योजना हम लेकर आ रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा। जब ये इतना काम बढ़ेगा इंडस्ट्री का सारा, सड़कें और ये सब, बिजली के क्षेत्र में और खर्चा होगा, 1 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर और लिए जाएंगे और गरीब बहनों को मुफ्त में दिए जाएंगे, तो आप देखिए इससे क्या होगा। इससे इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो पैसा खर्च करेंगे, यानी कि उनकी खर्च करने की क्षमता, क्रय शक्ति बढ़ेगी। उससे मार्केट का जो व्हील है पूरा अर्थव्यवस्था का वो घूमता है, गरीब के हाथ में पैसा आता है। मनरेगा से आए, पीएम किसान योजना से आए या बाकी योजना से जब हम उनके हाथ में पैसा देते हैं तो गरीब सबसे पहले खर्च करता है कपड़े में, खाने में, कुछ और में। तो वो पैसा जब मार्केट को फिर चलाता है तो इस दिशा में पूरी मार्केट तेजी से घूमेगी। इसलिए दुनिया भर में कहा गया है कि भारत 11.5% से इस साल ग्रो करेगा। 11.5% दुनिया भर का इकलौता देश है जो डबल डिजिट ग्रोथ करेगा। ये बड़ी बात है। अनुराग जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, पूरे बजट पर विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, जो बता रहे थे कि ये जो बजट है ये समावेशी बजट है और सभी सेक्टर से पॉजिटिव फीडबैक इसको लेकर मिला है और भविष्य में संभावनाएं भी बहुत बेहतर हैं।